वाइब्रेशन क्लासेस और हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर को पढ़ रहे थे। हमने भौतिक परीक्षण के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हमने कैटेगराइज किया था, तो भौतिक परीक्षण था, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण था, रासायनिक परीक्षण था। तो हमने भौतिक परीक्षण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सूक्ष्मदर्शी परीक्षण पढ़ने से पहले मैंने आपको जो भौतिक परीक्षण बताए थे, जैसे आपको बायकृत था, रेसे तोड़ था, सिल्वर था, दाहन था, ये सारे कुछ 11-12 हैं। तो इसमें विशिष्ट गुरुत्व का जो परीक्षण था, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। तो देखिए, जो ये आपका विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि ये तरल रूप में, इस परीक्षण में रेसों को वैसे तरल रूप में डाला जाता है जिसका विशिष्ट गुरुत्व पहले से ज्ञात होता है। अधिकांशतः विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए तरल रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा जाइलीन का उपयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसका विशिष्ट गुरुत्व कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है। इसी तरल में रेसों को डुबाया जाता है। यदि इस तरल से रेसों का विशिष्ट गुरुत्व ज़्यादा रहता है तो इसमें डूब जाते हैं, और अगर कम रहता है तो ये तैरने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये क्या किया जाता है कि परीक्षित किया जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कपास का 1.52 होता है, लिनन का, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो आपके कपास, लिनन और रेयान का अधिक होता है, और सबसे कम जो आपका विशिष्ट गुरुत्व होता है वो ओल्फिन का होता है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। अब हम सूक्ष्मदर्शी परीक्षण देखेंगे। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण क्या होता है कि ये भौतिक परीक्षण से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि रेसों की आकृति, बनावट, लचीलापन, खुरदरापन आदि का पता चलता है, और इसकी परिसज्जाएँ। लेकिन एक चीज़ ये इस वस्त्र में ये होती है कि सूक्ष्मदर्शी का जब परीक्षण किया जाता है तो जो इस वस्त्रों पर परिसज्जा और परिस्कृतियाँ की जाती हैं, ये इस परीक्षण में बाधा उत्पन्न करती हैं। अगर जो वस्त्र होते हैं वो गहरे रंग के हों तो इस परीक्षण के द्वारा उनकी वास्तविकता को पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए इस परीक्षण को प्रारंभ करने से पहले क्या किया जाता है कि इन पे जो रंग होता है उनको हटाया जाता है। गहरे रंग के सूती एवं लिनन वस्त्र को विरंजित करना पड़ता है। इसके लिए इनकी क्रिया सोडियम हाइड्रोसल्फाइड में करानी पड़ती है। ऊनी एवं रेशमी वस्त्र पर गहरे रंग को हटाने के लिए 0.5% कास्टिक सोडा घोल का प्रयोग किया जाता है। अब ये देख लें कि सूक्ष्मदर्शी का परीक्षण करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें वस्त्र का रेशा चाहिए जिसका हमें परीक्षण करना है। फिर रेशों को 5 मिनट तक जल में भिगो कर रखा जाता है। फिर एक साफ़ सुथरे स्लाइड पर पहले एक पानी की बूंद डाली जाती है। फिर रेशों को मतलब उनकी लंबाई के अनुसार रख दिया जाता है। रेशों पर 10% ग्लिसरीन के घोल की एक बूंद डाली जाती है। कवर स्लिप लगा दिए जाते हैं ताकि आसानी से सूक्ष्मदर्शी से उनका अवलोकन किया जा सके। ताने बाने को इसी तरह अवलोकन का परिणाम निकालें। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के द्वारा हमें करनी पड़ती है। मतलब ये सावधानी भी बरतनी पड़ती है कि किस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी किया जाए, क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण होता है उसे आपका विश्वसनीय माना गया। तो जो आपका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण होता है वो भी आपका कपास पे होता है, लिनन पे होता है, ऊन पे होता है, आपके जो केमिकल के होते हैं उन पे भी किया जाता है। तो ये सारी होती है। तो हम आज यहाँ पे सबसे पहले कपास पे देखेंगे कि किस प्रकार से कपास पे होता है। तो कपास का रेशा जब स्टार्टिंग में होता है तो वो इमेच्योर होता है, मतलब अपरिपक्व इस अवस्था में होता है। इस वजह से उसकी जो आकृति होती है वो भिन्न दिखाई देती है। अब परिपक्व अवस्था में यह एक गोलाकार नली की तरह दिखता है जिसमें एक सूक्ष्म नलिका होती है। इस नलिका में एक तरल सैप भरा रहता है। जब मैंने आपको कपास के बारे में बताया, जब मैं आपको नेचुरल फाइबर बताई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कपास में एक तरल लिक्विड होता है जिसका नाम सैप होता है। जैसे कपास का रेशा परिपक्व होता जाता है, यह तरल सैप सूखता चला जाता है, और पूरी तरह से सूख जाने के बाद वहाँ कोई नलिका नहीं दिखाई देती है। परिपक्व रेशा जैसे चपटा रहता है, खुरदुरा रहता है एवं बल खाते रिबन की भांति दिखाई देता है। इसमें ऐंठन परिबलन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो ऐंठन होती है ये आपके परिबलन के कारण होते हैं, और ये परिबलन प्रति इंच 200 से 400 तक होते हैं। धागे की बटाई में ये परिबलन सहायता प्रदान करते हैं, और इन्हीं परिबलनों के कारण कपास का रेशा छोटा होता है या फिर प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता का अभाव होता है।
आसानी से बांट लिए जाते हैं, अतः मजबूत धागे का ये निर्माण करते हैं। तो कपास में क्या था कि ये जो आपके परिवलन होते हैं, कन्वर्जन होते हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है कि कपास की लंबाई डिपेंड करती है और कपास में जो प्रत्यास्थता होती है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर आपका लिनन आता है। तो लिनन क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी देखने पे हमें गोल आकृति का दिखाई पड़ता है, जिसके बीच में बाँस के समान गांठें दिखाई देती हैं, जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। बाँस की तरह गांठें इसमें जमा पैक्टिन के कारण, मतलब जो बाँस की तरह गांठें इसमें होती हैं वो उसमें जो पैक्टिन होता है उसके कारण होती हैं। धागों का व्यास सभी जगह में से एक समान नहीं होता है, बीच में से यह मोटा होता है तथा सिरे पर यह पतला हो जाता है। यह सीधा, चिकना, चमकीला एवं कड़कीला और रेसा होता है। फिर आपका ऊन आता है। ऊन जो होता है इसकी सतत खुरदुरी होती है, टेढ़ी मोड़ी एवं बल खाती हुई दिखाई देती है। इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और इसकी रचना आपकी कोश की होती है। तो सूक्ष्मदर्शी का परीक्षण 3 स्तर पर किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि इसका बाहरी स्तर सल की तरह रचनाएं होती हैं जो चपटे छिलकों के समान होते हैं। ये सल्क एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई सी प्रतीत होती हैं। उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन में सल्कों की संख्या सबसे अधिक रहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके किनारे चिकने होते हैं। परंतु जो निम्न श्रेणी के ऊन होते हैं उनमें सल्कों की संख्या क्या होती है कि कम होती है और उनके किनारे आरी के दांत के समान होते हैं। फिर आपका द्वितीय स्तर आता है जो कार्टेक्स का होता है। इसी स्तर पर रेशों की मजबूती और प्रत्यास्थता क्या होती है कि निर्भर करती है, जो आपका कार्टेक्स होता है। तृतीय स्तर होता है आपका मेडुला होता है। मेडुला से निर्मित होता है, यह सबसे भीतरी की स्थित होती है। यह एक खोखली नली के समान होती है जिसमें वसा के कण भरे होते हैं। उच्च श्रेणी के ऊन में यह स्तर नहीं रहता है। यह स्तर केवल निम्न श्रेणी में मध्यम श्रेणी के ऊनों में ही देखने को मिलता है। जो आपका मेडुला में उपस्थित वसा कण रंग ग्रहण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब जो मेडुला में आपका वसा कण रहता है वो रंग को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करता है, और यही कारण है कि निम्न वर्ग के ऊन विभिन्न रंगों एवं उनके शेडों से नहीं रंगे जा सकते। उच्च कोटि के ऊन में रंगों के प्रति गहरी सादृश्यता होती है। तो ये आपका ऊन था। ये क्या था कि इसमें क्या होता है कि ये 3 तरह से इसका जो परीक्षण होता है वो 3 तरह से। जो प्रथम होता है वो उसको सल्क की रचनाओं के आधार पर किया जाता है। दूसरा आपका कार्टेक्स होता है, और ये तीनों क्या करते हैं कि ऊन की विशेषताओं को भी दर्शाते हैं। जो तीसरा मेडुला होता है वो ये तीनों आपका क्या करते हैं कि जो सल्क है, फर्स्ट में आपका सल्क आता है, द्वितीय में आपका कार्टेक्स आता है जिसके कारण रेशों की मजबूती वगैरह दिखती है, और लास्ट में आपका मेडुला आता है। अब हम रेशम को देख लें। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम का रेशा बारीक, सीधा, चिकना, चमकदार एवं पारदर्शी छड़ के समान दिखाई देता है। रेशों के बीच में कहीं कहीं चिपकने वाले पदार्थ भी दिखाई देते हैं और ये सिरिसिन होते हैं। इसी के कारण रेशों की सतह पर कहीं कहीं उठे भाग दिखाई देते हैं। रेशे की लंबाई में व्यास सभी जगह पे एक समान दिखाई देते हैं। फिर रेयॉन है आपका। रेयॉन का रेशा गोलाकार, चिकना एवं शीशे की छड़ के बाद चमकदार दिखाई देता है। रेयॉन निर्माण विधि एवं किस्मों के अनुसार इनकी सूक्ष्मदर्शी रचना होती है। रेशों का व्यास सभी जगहों पर एक समान होता है। नाइट्रोसेलुलोज एवं विस्कस रेयॉन रेशों पर लंबबद्ध धारियां दिखाई देती हैं। तो ये सब देखिए मैं इस वजह से पढ़ दे रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ विशेष समझाने को नहीं है, पॉइंट हैं जो कि आपको नोट करने हैं। फिर आगे हम नायलॉन को देख लेते हैं। नायलॉन जो होता है वो आपका रेशा कांच के छड़ के समान गोल, महीन, पतला, बारीक, चिकना, चमकदार एवं अर्धपारदर्शी दिखाई देता है। डेक्रॉन जो होता है, डेक्रॉन का रेशा सीधा, चिकना एवं गोल दिखाई देता है। इसका अनुप्रस्थ काट चित्तीदार दिखाई देता है। आलान जो होता है ये इसकी सतह पर धारियाँ दिखाई देती हैं परंतु इसमें कुछ घुमाव भी दिखाई देते हैं। ग्लास फाइबर सूक्ष्मदर्शी दिखाने पर यह रचना गोल, चिकना, चमकदार एवं अर्धपारदर्शी ये दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं। तो जो ये पहला है, ये जिसपे जहाँ पे गांठ लिखा है ये आपका लिनन है। इसके बगल में आपका ये कपास है। फिर जो सीधी रेशा गई हुई है वो आपका रेशम है। और फिर ऊन का देखिए कि इसमें अलग अलग जगह पे गांठें बनी हुई हैं, ये आपका ऊन है। फिर इसके बाद आपका नायलॉन आता है। तो नायलॉन में हमने पढ़ा कि यह रेशा कांच के समान के छड़ के समान होता है, मतलब कि क्या होता है कि छड़ के समान सीधा सा होता है। फिर आपका ये रेयॉन है। तो रेयॉन का भी रेशा क्या होता है कि चिकना होता है, शीशे के छड़ के समान होता है। और इसमें क्या होता है कि इस रेशे का व्यास सभी जगहों पर एक समान होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सारी जो लाइनें हुई हैं ये एक समान है। लिनन में हम देखेंगे कि लिनन गोल आकृति की होती है, लंबा होता है एवं सीधा दिखाई देता है। बांस के समान गांठ होती है। तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह पे गांठें बनी हुई है और गांठ लिखा भी गया है। उसके बाद आपका कपास आता है। तो कपास का रेशा अपरिपक्व अवस्था में होता है। अपरिपक्व अवस्था में वो अलग तरह से दिखाई देता है और परिपक्व अवस्था में वह अलग दिखाई
दिखाई देता है। तो अपरिपक्व अवस्था में वह एक गोलाकार नली की तरह दिखाई देता है, जिसमें एक सूक्ष्म नलिका होती है और इसी नलिका में आपका तरल सैप जो रहता है वो भरा रहता है। और जब ये आपका सूख जाता है, जब ये जो आपका तरल सैप सूख जाता है, ये तभी सूखता है जब आपका कपास क्या होता है कि परिपक्व अवस्था में होता है। तो ये पूरा आपका क्या था कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैं इसे सिर्फ रीड कर रही हूँ क्योंकि इसमें इतना कुछ विशेष समझाने को नहीं है, और आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ भी आ जा रही होगी। ये एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट चीज़ें हैं, इनको ना हम गलत कर सकते हैं ना सही कर सकते हैं, ना इसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।